जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार कर। दिल में समा गए सजन फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया। मस्ती भरी हवा चली, खिलने लगी कली कली, दिल से तुमसे मुझे मिला दिया। दिल में समा गए सजवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू। तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। वादा कर लेता जना तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तो न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा। बेग साहब, इतनी हसीन लोकेशन, ये यश चोपड़ा की लोकेशन है या सैयद नूर साहब की लोकेशन है? नहीं, ये लोकेशन है मेरे महबूब की, क्योंकि वो अजी वो मेरे महबूब हैं। और जितने भी प्रोग्राम होते हैं हमारे पाकिस्तान में, और मैं सबको कहता हूँ कि बस जो मेरे महबूब का डेरा है वहाँ तशरीफ ले आइए। और हर शख्स का आपको पता है ना, कोई ना कोई महबूब होता है। किसी की कोई लड़की होती है, किसी का कोई लड़का होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन जो मेरा महबूब है वो तो चंगा भला पहलवान है। पहलवान है वो। और उनके साथ जो मेरा प्यार है ना, वो बस समझिए कि जिस तरह आपके साथ प्यार है ना, आपको मौसीकी के बारे में जितना इल्म है, उनको पौधों के बारे में उससे भी ज्यादा इल्म है कि हर पौधे का नाम, हर पौधे की खासियत, हर वो बड़े दिल फरेब दिल नशी इंसान। ये नहीं कहा जा सकता है कि महबूब साहब पौधों के डॉक्टर जाकिर नाइक हैं? एब्सोल्युटली राइट है। अच्छा सर, ये बताएं कि मोहम्मद रफी साहब के इश्क में मुब्तला हुए कितना अरसा हो गया? बाय बर्थ। अच्छा, बाय बर्थ, क्योंकि हमारे घर में ग्रामोफोन था जो कि मैं देखता आ रहा हूँ अपने दादा जान का, जो कि अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो वो हमारे घर में वो जो 78 के रिकॉर्ड थे जी, वो जब चला करते थे, और एक रिकॉर्ड के ऊपर एक जो नीडल थी, सुई थी, वो चलती थी, और दोनों साइड चलनी, एक साइड के ऊपर एक गाना और दूसरी साइड के ऊपर दूसरा। और वो मार्बल के रिकॉर्ड होते। अच्छा, तो वो हम चाबी वाला जो था ग्रामोफोन, पत्थर के बिल्कुल आप कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो थे, वो जब सुना करते थे, बड़े भाई ने सुनना, उन्होंने सुनना, तो रफी साहब की आवाज जब भी कानों में पड़नी, और मैं बड़े खुश होता था। मैंने कहा कि ये कितनी खूबसूरत आवाज है, और ऐसा मुझे ऐसे पता नहीं कैसे लगता था। मैंने कहा यार काश ये मैं भी कभी ऐसा बन जाऊं। तो पहला कौन सा गाना जो आपके कानों में रफी साहब का पड़ा? हाँ, वो एक्चुअली मैं जब बचपन में सबसे पहले जो उनका गाना सुना वो था साथी ना कोई मंजिल। सर नाल सुनाओ ना, किस तरह सुनाया तुसी? साथी न कोई मंजिल दिया है, न कोई महफिल, चला मुझे लेके ऐ दिल, अकेला कहा साथी न कोई मंजिल। बेग साहब, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आया कि फेड इन और फेड ऑफ, या शुरू से ही आप फेड इन और फेड ऑफ? मेरे ख्याल में ये काम तो अल्लाह की तरफ से ही था। मैं अगर ये काम ऐसा है गाने का, आप बेहतर जानते हैं कि ये काम बनाने से नहीं बनता, ये गॉड गिफ्टेड इंसान होता है। जैसे रफी साहब की फैमिली में कोई भी शख्स गाने वाला नहीं था, तो इसी तरह हमारी फैमिली में भी, क्योंकि आई बिलोंग टू एजुकेशनलिस्ट फैमिली,
ना कोई दादा परदादा, ना कुछ कोई और लोग, कोई गाने में किनका ताल्लुक हो। हाँ, हमारे अब्बा जान मस्जिद में अजान बड़ी खूबसूरत देते थे। वाह। और मुझे भी शौक था अजान देने का, फिर मैंने भी अजान दी मस्जिद में, और फिर बड़ी पूरी दुनिया में वो अजान यूट्यूब पर भी है वाह। कि जी, तो अजान बड़ी पॉपुलर हुई। तो इस तरह वो शौक जो था वो बस पैदा होता गया, और वो हम सुनते रहे रफ़ी साहब को। और फिर रफ़ी साहब की बचपन की वो चीज़ें, मैं बचपन में मुझे यानी कि 5 क्लास में मुझे क्लासिकल चीज़ें उनकी याद थी, लेकिन ऑटोमेटिकली अब ये नहीं था कि उसमें मैंने कोई बना के या कुछ किया, पता नहीं क्यों किसी और का गाना सुनता हूँ तो वो याद ही नहीं होता। 10 दफा सुन लो याद नहीं, रफ़ी साहब की एक दफा चीज सुनता हूँ तो वो याद हो जाती है। अच्छा बेग साहब, सिर्फ आपने रफी साहब को सिर्फ गाया नहीं है, बल्कि उनसे एक रिश्ता भी बनाया है। उनकी जो बेटी है वो आपकी बहनें हैं। जी बिल्कुल ऐसे। उनका जो बेटे हैं रफी मेरे भाई हैं। भाई हैं जी, शाहिद है। सिर्फ ये आपका भाईचारा जो है जी, वो नहीं है कि सिंगल ट्रैक है, वो भी आपको उतना ही भाई मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मेरी एक दोस्त आई थी बॉम्बे में। जी। वो कनाडा से चली और बॉम्बे आई, और बॉम्बे उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि मैं हेमा मालिनी जी से मिलूं, और दूसरी मेरी ख्वाहिश जो सबसे बड़ी है वो ये है कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को मिलना चाहती हूँ, उनके घर जाना चाहती हूँ। तो मैंने फिर शाहिद भाई का नंबर दिया, शाहिद रफ़ी साहब का, रफी साहब और उनके जो रफ़ी साहब के जो दामाद हैं परवेज साहब, उनका नंबर दिया, यास्मीन बहन का नंबर दिया। फिर उन्होंने फ़ोन किया और वो फिर उनके घर गई, और उन्होंने बड़े इतना अच्छा उनका इस्तकबाल किया, और उनको अपने जो उनका म्यूजिक रूम है जहाँ सब लोग जाते हैं वहाँ वो गई, और बहुत अच्छा रहा, और इतनी खुश थी वो, कहने लगी आज मेरी जिंदगी की जो ये ख्वाहिश है वो मेरी आज पूरी हुई है। सर वो बात शेयर करें ना मीर टाकिस देखने वालों के साथ कि जो यास्मीन साहिबा ने ये कहा कि मेरे एक भाई। जी हाँ, वो हुआ यूं कि इंटरव्यू एक हुआ तो परवेज साहब भी साथ थे, और उनकी जो वाइफ यास्मीन बहन भी साथ थी। तो मैं तो उनको बाजी कहता हूँ, जब भी मेरी बात होती है मैं कहता बाजी का क्या हाल है, या बाजी से मेरी अक्सर बात भी हो जाती है। तो वो अपने कहने लगी कि उन्होंने पूछा उनसे कि ये बताइए कि रफ़ी साहब की जो बाकी फैमिली थी, आपके अब्बा जान की लाहौर में वो रहते थे, तो अब वहाँ पे कौन कौन होता है? तो उन्होंने फरमाया कि अब हमारे पहले चचा थे मोहम्मद सिद्दीक साहब, आप भी मिल चुके हैं उनसे, मेरा तो बहुत ज्यादा उनके साथ ताल्लुक रहा, मेरे घर भी बहुत आना जाना था। तो कहने लगे कि वो अब गुजर गई हैं, तो अब वहाँ मेरा भाई रहता है जिसका नाम खालिद बेग है, और वो हमारे अब्बा की तरह मुस्कुरा के गाते हैं। बेग साहब यहाँ मुस्कुरा के एक स्थाई रफी साहब के नाम जो आप फरमाएंगे वो। मुझे तो रफी साहब का वो सुना दे, इस वक्त दिल में आ रहा है कि लिखे जो खत तुझे, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे, अंतरा भी आन दो, कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल में ये तो आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो
सितारे बन गए लिखे जो खत थे। वाह 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 बेग साहब, आप हर जगह जो है, हर लफ्ज, हर सुर जो है रफी साहब वाला वो दिखा रहे हैं। मैं दरमियान में इसलिए दाद नहीं देता जब आप गा रहे होते हैं कि ये हमने रजा काजम साहब से सीखा है कि जब फनकार ने गाना है तो उसके बाद आपने ताली बजानी है और दाद देनी है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि मोहम्मद रफी साहब बड़े अल्लाह लोग थे। बहुत ज्यादा। मेरी जिन जिन लोगों से वहां मुलाकातें हुई, उत्तम सिंह जी से मुलाकात हुई, रोना शुरू कर दिया, उनके बारे में पूछा। और देव कोहली साहब जिन्होंने वो गाने भी लिखे, बहुत सारे लिखे, रफी साहब ने भी गाए। और वो तुझे देखा तो ये जाना सनम उनका लिखा हुआ है, दीदी तेरा देवर दीवाना उनका, इतनी सी बड़ी दाढ़ी। और उत्तम सिंह जी ने कहा कि हमारे इंडिया में 3 शरीफ लोग रहते हैं। मैंने कहा वो कौन कौन से? कहते एक तो मैं कहा जी अच्छा, दूसरे? कहते दूसरे देव कोहली साहब, हमने कभी शराब नहीं पी, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। और तीसरे रफी साहब। वाह। कहने लगे हमने आज तक पूरे इस इंडस्ट्री में हमारी तकरीबन 1 करोड़ अपना 1 अरब 25 करोड़, हाँ उसको 25 करोड़ का मैं थीसिस कर रहा था, 25 करोड़ आबादी है। उनसे अच्छा आज तक इंसान ही मैंने नहीं देखा, बल्कि मैं तो उनको फरिश्ता कहूंगा। वाह। इसी तरह प्यारे लाल जी के घर में बैठा रहा, बड़ी देर गुफ्तगू उनके साथ होती रही, उनकी वाइफ भी साथ थी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया कि लाहौर से कोई आया है। तो जब रफी साहब के बारे में बात हुई तो मुझे कहने लगे, मैंने कहा रफी साहब के बारे में कुछ बताइए। कहने लगे खालिद मियां, फरिश्ते के बारे में क्या बताया जा सकता है? इतना ही लफ्ज। अब फरिश्ते तो पाक होते हैं ना, वैसे फरिश्ते के बारे में क्या बताया जा सकता है? हमारे लिए तो वो फरिश्ता थे वो। वाह। बस अगर वे ना होते तो शायद हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ना होते। और वाह वाह बेग साहब, सबसे ज्यादा गाने भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाए हैं, रफी साहब के गाए, सबसे ज्यादा उन्हीं के गाए हैं। अच्छा, मैं ये आपसे एक वो भी वाकया जानना चाहूंगा, मीर टाकीज वालों के साथ शेयर करें जी, कि जब मोहम्मद रफी साहब ने हज किया जी, तो वहां उन्हें कोई ऐसा शख्स मिल गया, कोई नीम खानदा मौलवी या कोई, जिसने कहा जी कि गाना तो मौसीकी तो हराम है, तो आप तो अल्लाह लोग हैं, आप गाना छोड़िए। और फिर मोहम्मद रफी साहब ने गाना छोड़ दिया तो नौशाद साहब ने उन्हें फिर समझाया, बताया कि ये तो अल्लाह का तोहफा है जी। वो वाकया जरा शेयर करें। वो क्या? वो इसी तरह वहां पे किसी मौलवी साहब ने उनको बता दी, खानदा ये कह सकते हैं कि शौक से पी ए वाइज, शौक से पी ए वाइज। अरे क्या बात है डर की, जन्नत तेरे कब्जे में है, दोजख तेरे घर की। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। और ये जो तो उन्होंने फिर वो वापस आए तो उन्होंने फिर, क्योंकि रफी साहब जो भी वो कहते थे तो शरीफ आदमी, शरीफ आदमी, वो इतने के भोले भी बहुत थे, ठीक है, उनमें कोई चालाकी नाम की बिल्कुल कोई चीज नहीं थी। और फिर नौशाद साहब ने उनको समझाया कि नहीं नहीं, ये तो करोड़ों लोगों में से अल्लाह ताला ने आपको आवाज दी है, अरबों में से, अरबों में आपको आवाज दी है। और ये कोई, आप देखिए आपने नाते भी पढ़ी हैं, आपने कवालियां भी गाई हैं, आपने कौन से कोई आपने बुरा काम तो आज तक नहीं किया। और आप ये देखिए कि आपकी वजह से कितने लाखों लोग खुश हैं। तो नौशाद साहब के कहने फिर रफी साहब मान गए? जी मान गए फिर, और उन्होंने फिर अपना शुरू किया। ये कौन सा जमाना था? और फिर सुना है कि किशोर कुमार साहब, मन्ना डे और वो दूसरे लोग जो हैं वो ज्यादा बिजी हो गए, उनको गाने मिल रहे थे, जाहिर है रफी साहब नहीं गा रहे थे। हाँ नहीं, रफी साहब ये भी है कि उन दिनों में कोई थोड़ा ही अरसा, ये कोई ज्यादा अरसा नहीं, क्योंकि नौशाद साहब रफी साहब से बड़ा प्यार करते थे जी, और बिल्कुल आप समझिए कि वो छोटे भाइयों जैसा या अपने बच्चों जैसा समझते थे उनको। वाह। और क्योंकि भोले बड़े थे, बड़े निहार। और ये भी देखें, नौशाद साहब ने कहा है कि मोहम्मद रफी को हमने काम दिया और मोहम्मद रफी ने हमें नाम दिया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही, अच्छी बात। बसंत डिसाई साहब ने ये कहा कि अगर अल्लाह की कोई आवाज है तो वो मोहम्मद रफी साहब की आवाज है। हो। तो मैं उनके लूं कंडे खड़े हो, मैं उनके क्या क्या किस्से आपको बताऊं। गाना, मैं मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, बलदेव खोसा साहब, अच्छा, जिनके ऊपर गाना पिक्चराइज है, अपनी आंखों में बसाकर जी पहले सुना दो। चलिए। अपनी आंखों में बसाकर
कोई इकरार करूं अपनी आंखों में बसा कर, कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर, कोई इकरार करूं। अंतरा भी आवे, अंतरा? अच्छा, एक अंतरा उनका ये है कि वो सामने नहीं आया, फिल्म में है नहीं है, तो वो मैं वो वाला सुनाता हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त जुल्फों में से छूटे ना कभी तेरा, ये कसम ले लो। वाह। हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लो, हर खुशी दे के तुझे तेरे सनम गम ले लो। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर, कोई इकरार क्या बात है खालिद बेग साहब। बात ये है कि मैं अभी जब आप अस्थाई सुना रहे थे तो उसकी सानी जो है, सानी इतनी ऊपर है और आप उसी तरह जोर नहीं लगा रहे जिस तरह मोहम्मद रफी साहब जोर नहीं लगाते थे, एफर्टलेस गाते थे और उनकी नेचुरल रेंज जो है वो उसमें आता था। उसी तरह मुझे अभी खड़े होके मैंने कहा यार ये सानी जो है इतनी ऊंची है, ये कोई आम सिंगर गाए तो उसका फेफड़ा पाट जाए, तो आप ऐसे मुलायम कह रहे हैं जैसे रफी साहब। वो एक्चुअली ये सब अल्लाह की तरफ से ही है, वो भी यही कहा करते थे। मैंने बहुत सारे सिंगर्स को देखा, क्योंकि मैंने जितना मैंने उनको गाते हुए सुना, जिस तरीके से दुनिया में आज तक कभी किसी ने नहीं सुना। मैंने एक एक लफ्ज़ को उनके, अगर ये लफ्ज़ उन्होंने ये कहा है दोबारा, उन्होंने इसको किस तरीके से कहा है, यानी कि वो हर लफ्ज़ को एक डिफरेंट अंदाज में कहते थे। वेरिएशंस उनकी इतनी ज़्यादा होती थी कि लोग महसूस नहीं करते थे। मैंने एक गाना सुना जिसमें वो इंडियन दो सिंगर, हमारी एक पुरानी सिंगर थी, और मैं नाम ले लूं या ना लूं? प्लीज प्लीज। अच्छा ले लीजिए। उसमें सुमर कल्याणपुर जी और सोनू निगम, मदन मोहन साहब ने गाना बनाया था कि बाद मुद्दत की ये घड़ी आई, आप आए तो जिंदगी आई। तो उसमें एक लफ्ज आता है जन्नत का। अब जन्नत ये देखिए आप, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, अब जन्नत के ऊपर जब तक आप ऊपर शब्द नहीं डालेंगे या जन्नत को आप अंग्रेजी में डबल एम नहीं डालेंगे तो वो जन्नत नहीं बनती। ठीक ठीक। वाह। तो मेरे पहलू में मेरी जन्नत है, मेरे पहलू में मेरी जन्नत है। जब मैं गाना सुना तो वो सोनू निगम साहब ने ये नहीं कहा, तो मुझे इतना दुख हुआ कि मैंने कहा देखिए ज़रा कि मदन मोहन साहब ने और साहिर साहब ने कितना ख्याल रखा इन चीज़ों का। और जब आप, क्योंकि वो, मैं जब इंडिया में था तो एक प्रोग्राम में हम इकट्ठे गए, मैं और सज्जाद हुसैन साहब का नाम आपने सुना हुआ है, मौसीका सबसे, दिल में समा गए हो तुम, दिल में समा गए सजन, फूल खिले चमन चमन, प्यार भी मुस्कुरा दिया, मस्ती भरी हवा चली, खिलने लगी कली कली, दिल से तुमसे मुझे
मिला दिया, दिल में समा गए सजन। ये हवा, ये रात, ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा, ये रात, ये चांदनी। इससे मुझे एक बात याद आ गई, मैं और मुस्तफा सज्जाद साहब, उनके बेटे मेडलिन तकरीबन 22,000 गानों में उन्हीं की है। अरे 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 लग जा गले मेडलिन आती है ना, हाँ जी। उन्हीं की बजी। जितने भी आप गाने ले गए ना, तो हम लोग एक प्रोग्राम में चले गए, मैं वहीं पे था। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे कहने लगे यार, वो वहाँ एक बंदा गाना गा रहा है स्टेज के ऊपर कि बहारो फूल बरसाओ। ले आप यकीन जानिए कि अब देखिए, मैंने यकीन कहा है ना, तो मैंने वो 2 नुक्ते वाला यकीन कहा है। जी जी बिल्कुल। मैं इसलिए कि आप क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं और आपके सामने मुझे जरा बोलते हुए मुझे हो रहा है कि आप, क्योंकि आप मुझे बड़ी बारीकी से आप तमाम चीज़ों को देखते हैं। और जो हमारा घराना है, क्योंकि वो एजुकेशन से ताल्लुक़ है, तो इसमें मैं कहती हूँ कि वो चीज़ें भी जो ना, वो भी ना ख़राब हों, और अगर उर्दू बोली जाए तो वो भी। यही जो गाना मैंने आपको सुनाया है, ये हवा, ये रात, ये चांदनी, मुझे खालिद भट्ट साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन। वो मियां नवाज शरीफ साहब, बेगम साहबा अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मियां नवाज शरीफ साहब ये बात सुनाए। और फिर मैंने वो भी आपसे बात सुननी है कि जो आपको कवाल पड़ गए हैं। आपको कवाल वहां पड़े हैं जहां सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, वो पहले देखिए हम बैठे हुए प्रोग्राम मियां साहब के घर में था, मियां नवाज शरीफ साहब के घर में। और ऐसी फैमिली, देखिए सियासत अपनी जगह पे है, ठीक, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी कि जिन्होंने रफ़ी साहब को जिस तरीके से सुना, और इतने अदब से मैं आपको बता नहीं सकता। मैडम साहबा बैठी हुई हैं, बेगम कुलसूम साहबा, उन्होंने मुझे बेटा बनाया हुआ, तो ऐसे बैठी हुई हैं। नवाज शरीफ साहब ऐसे बैठे हुए हैं, मरियम साहबा बैठी हुई हैं, हमजा साहब बैठे हुए हैं। मरियम भी अच्छा सुनती है। वो ऐसा सुनी, वो गाना तो बल्कि उन्होंने जो लिख के भेजा मुझे, और वहाँ पे खालिद भट्ट साहब को लिख के देते थे, वो मुझे पकड़ा देते थे स्टेज पे। अच्छा, तो ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, और ये दूसरे सारे मरियम का ये पसंद है, पसंदीदा उनका गाना है। तो अब वो कहने लगे कि, और मियां नवाज शरीफ साहब ने सारे गाने, रफी साहब के तो सारे गाने उन्होंने सुने। एक गाना उन्होंने फरमाइश कर दी, यही सज्जाद साहब का गाना, फिल्म संग दिल का, दिलीप साहब वाला। तो वो उन्होंने कर दी कि भट्ट साहब बात सुनिए। तो खालिद भट्ट साहब गए और कहने लगे, वो ज़रा बेग साहब को कहिए कि ये हवा, ये रात, ये चांदनी, ये उनको याद है। तो बेगम साहबा पास बैठी हुई कहती, बहू जी क्या हो गया आपको, वो लड़का है, उसको कहाँ याद होगा इतने पुराने गाने। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा, अगर ये खालिद बेग साहब को ये गाना याद नहीं है तो किसी को भी याद नहीं है। अच्छा, ये मुझे खालिद भट्ट साहब ने बताया, क्योंकि मैं तो दूर था, स्टेज पे था। तो जब मैं उनके खालिद भट्ट साहब आए, कहने लगे ये हवा, ये रात, ये चांदनी, मैंने कहा जी। बेगम साहब कहते हैं, अब बताओ, ऐसे करके अब बताओ। तो सुनाया सर उनको फिर अपना, जो मियां नवाज शरीफ साहब और बेगम कुलसूम साहबा को सुनाया, वो मीर टाकिज देखने वाली जनता, अवाम, रियाया जी, उनको भी सुना दे। जो उनकी, मैं वो भी सारे गाने, लेकिन जो उनकी वालिदा ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको भी, उन्होंने स्पेशली, अच्छा, उनको भी मोहम्मद रफी साहब पसंद है बहुत। और वो मैं देख रहा था, वो व्हील चेयर पे थी और इस तरह कर रही थी। ओए होए, वो गाना कौन सा था, रमा या बस्ता भैया, स्पेशली कह के सुना। ओए होए, ये तो मुकेश साहब नहीं है, ये रफी साहब और मुकेश साहब और लता जी जी। वाह। तो मैं जितने भी फनकार हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, मैंने आज तक नहीं कहा लता, आज तक नहीं कहा किशोर, आज तक मुकेश नहीं कहा। मैं हमेशा साहब साथ जरूर लगाता हूँ जी, चाहे वो अहमद रुश्दी साहब हो, चाहे वो बशीर अहमद साहब हो, मेहदी हसन साहब हो,
सबसे मुलाकातें भी रही। गुलाम अली साहब हो। गुलाम अली साहब मजे की बात, वो बात से बात आ जाती है ना। अच्छा, ये गुलाम अली साहब की बात सुनाइएगा। और ये सवाल के मोहम्मद रफी साहब को पाकिस्तान के कौन से सिंगर पसंद थे, ये भी पहले गुलाम अली साहब वाली बात सुना दे। हाँ जी, गुलाम अली साहब तकरीबन 15 दिन बाद मुझे लाजमी फोन करते हैं। वाह वाह, इतने बड़े फनकार होते हैं कि मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ। तो जब फोन करेंगे, खालिद बेटा क्या हाल है, ठीक हो तुसी? मैं कहा जी मैं ठीक हूँ, बस रफी साहब की याद आ रही थी तो मैं फोन कर रहा हूँ। हाय, अभी देखा रफी साहब के घर 3-4 लोग ही गए हैं। मुनीर हुसैन साहब दिल ठहर जो याद का नजारा लेंगे, गुलाम अली साहब गए हैं और मसूद राना साहब गए हैं। और मुझे ना चीज़ को ये मौका मिला पाकिस्तान से कि जब मेरा थीसिस था तो मैं रफ़ी साहब के घर भी रहा। आज तो मैं उनकी फैमिली का एक मेंबर हूँ। वाह वाह, और अपना इनको शायद रफ़ी साहब को हमने साउथ अफ्रीका भी बुलाया वाह प्रोग्राम के लिए। जी बेग साहब, आप क्वालिफाई करते हैं। आप हम रफी साहब तो चले गए 1980 में, 80 में 31 जुलाई 1980 31 जुलाई में गए। और यकीन जानिए कि हम आपको मिलके तो हमें लगता है कि हम उनकी एक्सटेंशन से मिल रहे हैं, उनकी फ्रेंचाइज से मिल रहे हैं, उनके बेटे से मिल रहे हैं, उनकी एक जो है एक्सटेंशन में चलती फिरती। और जितना आपको मैंने ये मेरा बड़े रिसर्च है मोहम्मद रफी साहब पे, लेकिन मैंने जो चीजें आप के साथ जो आपसे मिली हैं वो मैं इकरार करना चाहता हूँ यहाँ मीर टाकीज के प्लेटफॉर्म से कि ये बिल्कुल हाफिज हैं मोहम्मद रफी साहब के। गाने के हवाले से भी, उनके ओढ़ने बिछोने के हवाले से भी, उनकी आदतें क्या थी, वो खाते क्या थे, किस तरह बात करते थे, क्या उनकी रूह थी, वो पूरा जो है बेग साहब को याद है। बेग साहब अब जो है वो प्लीज शेयर करें बात के पाकिस्तान के कौन से सिंगर उन्हें पसंद थे? पाकिस्तान के उनके अहमद रुशी साहब बहुत पसंद थे। तो एक दफा वहाँ इनकी मुलाकात मसूद राना साहब की हुई। अहमद रुशी साहब हालांकि मोहम्मद रफी साहब को ही गाते थे। जी जी, वो तो गाते ही उनको थे। हाँ। तो अहमद रुशी वहाँ मसूद राना साहब से मुलाकात उनकी हुई तो कहने लगे कि यार पाकिस्तान में कोई रुशदी है, वो बड़ा अच्छा गाता है। तो उनको मेरा कहते हैं अहमद रुशी साहब, हाँ हाँ यार वो उनका टोन बहुत अच्छा है और एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं उनके, उनको जाके मेरा सलाम कहना है। बहुत पसंद करते थे। उनकी गाड़ी में जो उषा जी ने मुझे बताया, क्योंकि वो हर वक्त साथ होती थी उषा टिमोथी जी, उनकी गाड़ी में गुलाम अली साहब की कैसेट्स, मेहदी हसन साहब की कैसेट्स वो लाजमी मौजूद होती थी। नूरजहां से, वो तो नूरजहां को अपना उस्ताद ही समझते थे, क्योंकि कहते थे कि मैंने वो बाजी कहते थे। अरे 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 अरे, अच्छा खालिद बेग साहब, अब वो बात शेयर कीजिए प्लीज कि जब मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं जी, तो वो लाहौर आ रहे थे जी, और उनका कोई फंक्शन था दुबई एमिरेट्स में जी, और रास्ते में उन्होंने रुकना था। उन्होंने कहा कि उषा जी ने ये बात सुनाई थी, वो प्लीज सुनाइए वो किस तरह से लाहौर, फिर लाहौर जो है वो महरूम रहा मोहम्मद रफी साहब की मेजबानी करने के लिए। जी, वो वाकया जो है वो जरा प्लीज शेयर कीजिए। वो मेरे ख्याल में तकरीबन यही वाकया है जो आपने अभी बताया है कि इस तरह लाहौर, लेकिन उसकी तफसील उषा जी को उन्होंने कहा कि हमने लाहौर जाना है और कि मैं उर्दू बोल नहीं सकते, वो पंजाबी बोल रहे थे। अच्छा रफी साहब, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं जो मैंने वहां जाके देखा है। दिलीप साहब भी पंजाबी, वो पंजाबी बोलते थे जी, मैंने वहां पंजाबी, जी इनको पंजाबी बोलते, लेकिन आम पंजाबी बोलते थे। जी जी। तो वो ज्यादातर मैंने जो एक्टर्स थे जिनमें बहुत बड़े बड़े एक्टर भी हैं और सारे ही पंजाबी बोलते थे, मैंने कभी उनको देखा नहीं कि उर्दू बोल रहे हैं। तो दिलीप साहब तो बोलते ही हर शख्स के साथ मोहम्मद रफी साहब भी पंजाबी बोलते थे, सबके साथ पंजाबी बोलते थे और कोई ऐसा नहीं था कि कुड़िए तैयार हो जा ਅਸੀਂ जाना है लाहौर, ਉੱਥੇ जाना है, तो फिर अपने शहर भी जाना है। जी जी, तो वो कहते ने उषा जी कहते ने, मैंने उन्हें कहा रफी साहब वो मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां आपने बुलाया, उन्हां नाल भी मिलांगे, गुलाम अली साहब नाल भी मिलांगे, तो मेहदी हसन साहब नाल भी मिलांगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो फिर वो बस अल्लाह को प्यारे हो गए वो सारा, लेकिन प्रोग्राम सारा बना हुआ था, वो सारा प्रोग्राम बना हुआ था और बस वो समझिए कि लाहौर, प्लीज ये पहले फिक्रा मुकम्मल करें। देखिए वो समझिए कि लाहौर वाले महरूम रह गए और सब चाहते तो यही थे कि रफी साहब यहाँ आते और प्रोग्राम होता,
क्योंकि 65 के बाद वो नहीं आए थे, 65 में आए थे। 65 में आए थे और फ्लैटीज में रहे थे आके। अब वो वहां उन्होंने लिखा भी हुआ है, दिलीप साहब की लगी हुई है, राज कपूर साहब हैं और मोहम्मद रफी साहब हैं और भी बहुत सारे लोग। फ्लैटीज क्योंकि हमारा सबसे पुराना है, यहाँ सभी लोग अपना यहाँ पे आए। और मोहम्मद रफी साहब जब 65 में आए हैं तो कितने दिन रहे हैं यहाँ? नहीं, यहाँ वो तकरीबन 5 से 6 दिन रहे थे बस। 5 से 6 जी, यही रहे थे बस। उसके बाद वो फिर चले गए थे। तो और शाहिद साहब और आपके जो बहन भाई रफी साहब के औलाद हैं, आल हैं, वो क्या लाहौर के मतलब बताते हैं कि रफी साहब लाहौर के मतलब की कहते सर? कुछ शेयर करते हैं लाहौर के मतलब वो कहते थे कि मेरा जो लाहौर है ना, पंजाबी, हाँ हाँ, कहते मेरा जो जेड़ा मेरा लाहौर है ना वो बड़ा खूबसूरत है। जेड़ियां मेरियां वो गलियां जेड़ियां 5 साल मेरे जेड़े गुजरे ने, वो 5 6 7 साल ऐसे ज्यादा नहीं रहा लाहौर। हाँ, नहीं ज्यादा 1937 ਚ आ गए सन ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ। लेकिन वो लाहौर ਦੀਆਂ गलियां और लाहौर ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ रौनक और वो सारा बड़ा अच्छा ਦੱਸਦੇ ਨੇ कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ कि बड़ा जिस दिन लाहौर ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ क्लास फेलो भी सन ना, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड। अच्छा। प्राण साहब भी, ओम प्रकाश साहब भी। वाह वाह वाह। अच्छा, वो अब क्या प्राण साहब क्या बता रहे हैं? प्राण साहब कहने लगे कि खालिद भैया, अगर ये बंटवारा ना होता तो कौन कम वक्त माल रोड और अनारकली की गलियां छोड़ के यहाँ आता। ये उनके अल्फाज थे। ये किन्होंने कहा? प्राण साहब ने। प्राण साहब, वाह वाह। प्राण कृष्ण नाम था। तो प्राण साहब ने ये अल्फाज कहे थे। वो शौकत साहब रेजी साहब लेके आए थे ना उनको जी, पहली फिल्म के लिए मैडम नूर जहां के साथ। नहीं, यमला जट में वो लेके आए थे। तो उसमें फिर वो खानदान आ गई। फिर खानदान के बारे में भी मैडम नूर जहां से मेरी बात हुई। अच्छा। जब मैं PIA में जॉब करता था तो मैडम ने जब भी आना, सिंगर जितने भी आते थे, नुसरत फतेह अली खान साहब हो गए, मेहदी हसन साहब या गुलाम अली साहब, मेरी ड्यूटी होती थी VIP लॉन्ज में। अच्छा। तो मैं सबके साथ ही मिलता था। जब कोई एक्टर आता था तो मैं थोड़ा दूर, जब किसी सिंगर ने आना ना ऐसे लोगों ने, तो फिर मैंने उनके करीब जो है ना वो रहना। तो मैडम को चाय का मैंने पूछा, हाँ मैडम आप ये चाय लेके आऊं? अच्छा चलो ले आओ। चाय लेके आया तो मैं कहा मैडम, मैं बड़ा पास ऐसे खड़ा हुआ, मैं कहा मैडम आपके गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा, केड़े गाने तेन चंगे लगते ने? मैं कहा मैडम वो फिल्म खानदान के गाने आपके। तेरी उम्र कितनी है? मैं कहा जी 22 साल। ऐ तो तेरे प्यो की पैदाइश से भी पहले के गाने ऐसी इस तरह की बातें। अच्छा, अब वो बातें हुई तो कह लगे अच्छा कौन सा गाना पसंद है? सुनाया फिर मैंने उनका गाना। हाँ। तो हैरान परेशान हो गई, इतना पुराना गाना तुम्हें याद है? मैं कहा मैडम हमारे पास LP भी पड़े हुए हैं उसके हमारे घर में, हम वो सुनते हैं। तो कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा। अरे 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 अरे, देखे मेरे महबूब तेरी मोहब्बत की कसम है। ये मैं कह सकता हूं कि आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। थैंक यू। ये मेरे महबूब है जी। ये महबूब साहब ये बताइए, बल्कि फरमाइए कि खालिद बेग साहब से आपकी दोस्ती कितनी पुरानी? मन पुरानी पे ना जाए, 6 साल से है। लगता है कि सदियों से है। अरे अरे अरे, यानी बेहतरीन लाजवाब बेमिसाल इंसान। वाह। तो अक्सर ये यहाँ जब होते हैं पाकिस्तान में तो आपके पास होते हैं, भाभी के पास कम होते हैं? कम होते हैं जी, हर जगह इन्हीं की है, ये डेरा है, इन्हीं ने बात किया हुआ जी। हम मेहमान है, ये समझी मेजबान है। तो आपको मोहम्मद रफी साहब का कौन सा गीत बेग साहब से जो है आप फरमाइश करके सुनते हैं, वो बताइए। इनके जी सारे ही गाने जो रफी साहब पे गाते हैं जी बेहतरीन होते हैं। लेकिन फिलहाल जो गाना अभी सुनाया था वही सुना देंगे थोड़ी देर के लिए। वो दुआ सुना देंगे। ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, जब भी ये दिल उदास होता है।
वाह वाह वाह। ये गुनगुनाता हूँ, फिर मैं तो ये आ जाते हैं। भाईजान अब वहाँ बैठ के करते हैं बात, है जी। और अच्छा। और बातें करते हैं। आए